हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, मार्केट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 12 दिनों से लगातार मार्केट्स अप क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एक छोटा मोटा रिकॉर्ड है। तो इस रैली की बारीकियों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये रैली फंडामेंटल से ड्रिवन तो नहीं है और इसका सबूत है जीडीपी का लेटेस्ट डेटा। तो क्या फेड रेट कट के एंटिसिपेशन में मार्केट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है? क्या रिलायंस का जो बोनस अनाउंसमेंट है, क्या वो एक नया मार्केट को फ्रेश ट्रिगर दे सकता है? और क्या हिंडनबर्ग का बम फुस हो गया? तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में वो 1.15% अप है। अगर पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 12.5% के करीब अप है। और अगर पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो करीब 14.80% अप है। अगर आप FIIs और DI के फ्लो को देखें तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। सिर्फ अगस्त की बात करें तो अगस्त में FIIs ने बहुत बड़ी खरीदारी की, करीब 39,300 करोड़ की। वहीं FIIs का जो बाइंग फिगर है वो करीब 11,900 करोड़ है। तो दोनों ने बाइंग की, लेकिन डिफरेंस ये है कि DIIs ने बहुत ज़्यादा बाइंग की। अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा देखें, यानी कि इलेक्शन आने के बाद का डेटा देखें, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो वहाँ पर जो FIIs हैं उन्होंने करीब 66 करोड़ की बाइंग की है और DIIs ने करीब 80 करोड़ की बाइंग की है। तो पिछले 3 महीने में जो मार्केट्स में हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, उसकी वजह क्या थी कि दोनों ने अच्छी खासी खरीदारी की। तो इस डेटा को हम कैसे इंटरप्रेट करें? तो इस डेटा को हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो मार्केट में बल्क ऑफ द मूवमेंट हमें देखने को मिली है वो इलेक्शन रिजल्ट्स के आने के बाद मिली है। और अगर आप देखें तो 40,000 करोड़ रुपीस DIIs ने इस महीने पंप किए, लेकिन निफ्टी कितना चढ़ा? 1.15%। तीसरी चीज़ जो गौर करने वाली ये है कि अगर आप देखिए दोनों के फ्लो के पैटर्न को देखिए तो FIIs की फ्लो लगातार घट रही है, DIIs का फ्लो लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 3 महीने में दोनों ने स्ट्रांगली बाइंग की, लेकिन FIIs के फ्लो में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और DIIs के फ्लो में जो हमें राइज देखने को मिल रहा है। अब आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करिए कि रेट कट का जो एंटिसिपेशन है कि रेट कट तो होने वाली है, मार्केट ये मान के बैठा है कि रेट कट तो होगा ही, तो फिर FIIs अपनी बाइंग को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और क्या वो फ्यूचर में बढ़ाएंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर में ही रेट कट होने वाले हैं, तो उनकी बाइंग तो बढ़नी चाहिए, लेकिन उनकी बाइंग घट रही है। तो क्या FIIs ये मानते हैं कि रेट कट नहीं होगा, या वो ये मानते हैं कि रेट कट भी होगा तो उसमें बड़ी मार्केट में मूवमेंट उसकी वजह से नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट में प्राइस्ड इन है और मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहा है। तो क्या ये रैली फंडामेंटल से ड्रिवन हो रही है? तो उससे रिलेटेड भी कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी GDP का डेटा आया है और वो RBI के एस्टिमेट से कम आया है, 5 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल पर है। 7.1 का एस्टिमेट था RBI का और जो रिपोर्ट किया गया है वो 6.7% किया गया। तो क्लियरली ये दिखाता है कि GDP में के फ्रंट पे कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा कोई बहुत इम्प्रूवमेंट हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं अगर आप देखें इंडिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस में 40,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया, तो ये भी एक साइन है कि हमारी इकॉनमी में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मार्केट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये फंडामेंटल से ड्रिवन है, ये लिक्विडिटी से ड्रिवन है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि DIIs ने करीब 80,000 करोड़ का रिजर्व बना के रखा है और उसे हर फॉल पे खरीद के मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने डेटा के साथ आपको पहले भी दिखाया है कि
DIIs मार्केट को रोक तो सकते हैं लेकिन मार्केट को चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो चढ़ा पाते तो 40,000 करोड़ की बाइंग करके इस महीने अगस्त में वो मार्केट को बहुत ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन दोनों के बाइंग होने के बावजूद भी मार्केट सिर्फ 1.15% ही अप रहा। अब आइए बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस की AGM रिसेंटली हुई और उसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें कही गई और बोनस का अनाउंसमेंट भी किया गया। 1:1 बोनस का अनाउंसमेंट रहा, जो कि उन्होंने ये 6th टाइम बोनस अनाउंस किया है जब से रिलायंस का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, और 2017 के बाद पहली बार उन्होंने ये बोनस दिया है। साथ में इस AGM में मुकेश अंबानी ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो रिलायंस को वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज, लार्जेस्ट टॉप 30 कंपनीज के ग्रुप में ले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने अपने एनर्जी बिजनेस का ब्लूप्रिंट दिया। वो नए एनर्जी बिजनेस में काफ़ी जोर शोर से उतरने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि उनका जो नया एनर्जी का बिजनेस मॉडल है वो लेस सिक्लिकल रहेगा और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जियो और रिटेल के टर्नओवर और एबिटा को, रेवेन्यू और एबिटा को वो अगले 3 से 4 साल में डबल कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगले 10 साल में रिलायंस ग्रुप का साइज वो डबल कर देंगे। तो उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की, बोनस भी दिया, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो किसी भी नए बिजनेस, जो उनका ट्रेडिशनल ऑयल का बिजनेस है, वहाँ पर वो अच्छा कर पा रहे हैं। एक तरीके से उनकी मोनोपोली भी है। तो अगर उनके नए बिजनेसेस को देखें तो वहाँ पर उन्होंने कभी भी कमाल नहीं कर पाया। जियो की भी अगर आप बात करें, अगर जियो को भी आप सक्सेस मानते हैं, हालांकि मैं तो अभी तक उसे सक्सेस स्टोरी नहीं मानता, तो उसके सक्सेस होने का एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने इतने सारी कंपनीज को आउट ऑफ बिजनेस कर दिया। तो एक तरीके से वहाँ पर भी उनका कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि मोनोपोली है। अगर अब रिटेल की बात करें तो रिटेल में भी वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत दूर हैं। भले ही वो अपना टर्नओवर कुछ भी दिखा दें, लेकिन क्या उनका जो रिटेल का नेटवर्क है, क्या वो 10 मिनट में जो और लोग डिलीवरी देते हैं, क्या उसकी बराबरी कर सकते हैं? क्या वो अपने ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसकी कंपैरिजन अमेज़न के साथ कर सकते हैं? तो अभी भी वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत दूर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो वहीं पर फ्लरिश करते हैं जहां पर उनकी मोनोपोली होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इम्प्रेस नहीं हूं। अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट भी इम्प्रेस नहीं है। इनफैक्ट आज अगर फ्राइडे का दिन अगर आप देखें तो वहां पर रिलायंस ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो अगर रिलायंस के स्टॉक की बात करें तो पिछले 5 दिन में इस बोनस के एंटिसिपेशन में रिलायंस का स्टॉक फ्लैट रहा। अगर आप पिछले 1 महीने में भी देखें तो वो फ्लैट रहा। अगर पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 3.5% अप रहा। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो रिलायंस के स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, 145%। अगर आप उसे एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट करेंगे तो वो करीब बनता है 19% से थोड़ा ज़्यादा। तो रिलायंस ने, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट कर दी, अच्छा रिटर्न दिया। 19% का रिटर्न एक लार्ज कैप में अच्छा रिटर्न माना जाएगा, लेकिन इसे वेल्थ क्रिएशन स्टॉक नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये मार्केट में एक बहुत बड़ा एक फ्रेश ट्रिगर क्रिएट करेगा, इसमें मुझे डाउट है। आपको क्या लगता है? आप अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए रेट कट की बात करते हैं। तो दुनिया भर के मार्केट्स रेट कट के, फेड रेट कट के एंटिसिपेशन में चढ़ रहे हैं और पिछले हफ्ते ये जो उम्मीद है और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, मार्केट और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया है, जिसकी वजह है कि फेड चेयर ने जो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जिसकी वजह से मार्केट को जोश आ गया। तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि द टाइम हैज़ कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट फर्दर कूलिंग इन लेबर मार्केट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ये इंडिकेशन है कि जल्दी ही पॉलिसीज़ को चेंज किया जाएगा और रेट कट्स की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फेड का जो इन्फ्लेशन को गिराने का टारगेट था कि वो इन्फ्लेशन को 2% से ज़्यादा गिराना चाहता है, वो अभी तक मीट नहीं हुआ। अभी भी इन्फ्लेशन वहाँ 2% से ज़्यादा है, लेकिन
मार्केट को पूरी उम्मीद है कि सितंबर में ही रेट कट होंगे। मुझे, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मुझे बहुत डाउट है कि सितंबर में रेट कट होगा। इसकी दो वजह। पहली ये कि उन्होंने जो उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है वो अभी तक मीट नहीं हुआ। इन्फ्लेशन अभी भी 2% से नीचे नहीं हुआ है और यूएसए में हम जानते हैं कि वो अपने टारगेट्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक ऑफ जापान ने कहा है रेट, एक तो उन्होंने बढ़ाया है और ये भी कहा है कि आगे भी वो रेट बढ़ाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि क्या इन दोनों को ध्यान में रखते हुए फेड क्या इतनी हड़बड़ी में रेट्स को गिराएगा। क्या आप एक एचएनआई हैं और आप एडवांस स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी मार्केट के डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि आपको ये प्रेडिक्ट ना करना पड़े कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या आप ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशंस लॉस में आ गई तो आप उसमें एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और इसी तरीके की एडवांस्ड एफएनओ स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे 2 दिन के बिग ट्रेडर्स समिट ज्वाइन करें, जो कि कोलकाता में होने वाला है 28 और 29 को होटल नोवोटेल में। और ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ क्लासरूम की क्लासेस होंगी, इसके अलावा बहुत सी इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशंस भी होंगी, जहां पर आप बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स भी सीख पाएंगे और कंटिन्यूसली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एक बार ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी आपसे हमारा कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसके बाद उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और साथ ही कम्युनिटी का भी सपोर्ट होगा। तो आइए मैं क्विकली आपको दिखाता हूं कि किस लेवल की स्ट्रैटेजीज का वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं और यहां पर आप देखिए, यहां पर स्ट्रैटेजी की पोजीशन बनती है और उसके बाद लॉस हमें यहां पे दिखता है और लॉस के बाद इसमें पोजीशंस में चेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में बदलाव होता है और इसके बाद स्ट्रैटेजी धीरे 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 प्रॉफिट जोन में आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखें तो किस तरीके से इसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लॉस से स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके कई सारी स्ट्रैटेजीज हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और मैं आपसे मिलूंगा कोलकाता में। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में की कंपनीज़ का उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रेट कट करो, रेट कट करो, क्योंकि यूएसए में कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बैंड बजते जा रहे हैं, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। तो प्रेशर उनके पास है, तो इसीलिए वो इस तरीके के स्वीट टॉक से उनके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो इस साल के मार्च से ही इस तरीके की बीच बीच में कमेंट्री आती जाती है कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा। अब देखिए मिड सितंबर यानी कि 17-18 तारीख को उनकी पॉलिसी अनाउंसमेंट है। इसके बाद अक्टूबर में कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं है। उसके बाद नवंबर में है, नवंबर में 5 या 6 के आसपास है और फिर दिसंबर में 17-18 के आसपास है। तो अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला ये कि सितंबर में अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें तो वहाँ पर एक माइनर रेट कट हो सकता है 0.5% का, जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन रहेगा। दूसरी सिनेरियो ये हो सकती है कि हो सकता है वो रेट कट ना करें। तो अगर सितंबर में रेट कट नहीं होगा तो सीधा नवंबर में जाकर ही होप बनेगा। इस केस में मार्केट में एक हमें गिरावट भी मिल सकती है। तो इसलिए अगर आप एफआईआईज़ का फ्लो देखें, अगर वो अगले हफ्ते, अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में एफआईआईज़ का इनफ्लो बढ़ता हुआ नहीं दिखता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि शायद उन्हें खबर हो या एंटिसिपेशन हो कि रेट कट्स नहीं होंगे। और अगर उनका इनफ्लो बढ़ता है तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर मार्केट्स और वो हमें इंडिकेट करेगा कि रेट कट की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी सितंबर में। इन एनी केस मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 0.25 से ज़्यादा का रेट कट होगा और ये ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हिंडनबर्ग की। तो हिंडनबर्ग ने बहुत धमाकेदार एक रिपोर्ट डाली और पूरा हमारे देश के लोग इसके बारे में बात करने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका बम फुस हो गया। तो क्या उसका बम वाकई में फुस हो गया? दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जो हिंडनबर्ग का
जो उन्होंने रेवलेशंस किए थे, उनका मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो उनका टारगेट था वो इंडियन मार्केट्स नहीं थे, वो अदानी ग्रुप थे और उनका इंटरेस्ट था उनके बॉन्ड्स को शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि उन्होंने पिछले बार किया था, यूएसए में उनके बॉन्ड्स को शॉर्ट किया था और कुछ नॉन इंडियन डेरिवेटिव्स को शॉर्ट किया था अपनी इस रिपोर्ट को एनकैश करने के लिए। और इस बार भी उम्मीद है, कोई उन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं किया है कि किस तरीके की पोजीशंस बनाई हैं, लेकिन उनका ऐसा लगता है जो मेन टारगेट है वो है कि अदानी के बॉन्ड्स को शॉर्ट करना यूएसए में। तो अब उनका जो मेन मोटिव रहेगा कि जो अदानी के फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स होने वाले हैं, आप सबने न्यूज़ पढ़ी होगी कि रिसेंटली अदानी का एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ रहा है, आई थिंक 800 करोड़ का, और इसके बाद उनका एफपीओ आएगा। तो मेन खेल तभी शुरू होगा हिंडनबर्ग का जब ये फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया जाएगा। अभी जो एनसीडी है वो काफ़ी छोटा है साइज़ में अदानी के स्टैंडर्ड से, 800 करोड़ का, लेकिन जब उनका एफपीओ आएगा, बड़ा एफपीओ, तब हिंडनबर्ग का जो असली खेल शुरू होगा, जहाँ तक मेरी एनालिसिस बोलती है। वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को अगर आप पिछले एक महीने में परफॉर्मेंस देखें तो उन पर इस रिपोर्ट का ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट हुआ है। तो अदानी पोर्ट का स्टॉक करीब 5.6% एक महीने में डाउन है, अदानी एंटरप्राइज का 4.3% डाउन है और अदानी पावर का करीब 13.9% डाउन है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस रिपोर्ट का असर नहीं पड़ा है, तो अभी भी खेला बाकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।